Today we are here to discuss about the vision of NCF 2005 on assessment. आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बात करने के लिए कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि बनाती है NCERT, वो क्या कहता है असेसमेंट या आकलन के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी हमने अब तक बात की है असेसमेंट के रिगार्डिंग, इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, मेजरमेंट, टेस्टिंग, असेसमेंट की इम्पोर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये सब बातें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से प्रेरित हैं, उससे मोटिवेटेड हैं, और वो डॉक्यूमेंट है आपका NCF 2005। तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हुए हम ये पाएंगे कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें कहाँ कमी है, वो कमी किस वजह से है, और उस कमी को क्या हम ग्राउंड लेवल पर या अपर लेवल पर ठीक कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम मूव करते हुए पॉइंट वाइज बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट की, जिसमें फर्स्ट हमारा है पॉइंट 3.11। तो 3.11 क्या कहता है? ये कहता है कि इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम assessment is associated with exams and stress and anxiety, depression, etc. etc. तो शुरुआत इसी चीज़ से हो रही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो आकलन है या जो मूल्यांकन है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। किस फॉर्म में? वो रखता है एग्ज़ाम्स की फॉर्म में, जिससे जो है बहुत एक मेजर जो हमारा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो डरता है। इसके अलावा जब भी एग्ज़ाम की बात होती है तो एक तरह का स्ट्रेस बच्चों के अंदर एक्यूमुलेट होता है, एक एंजाइटी आती है, एक फियर रहता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से आपने भी ये कभी ना कभी पाया होगा, ये फील किया होगा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज हमारा पूरा जो रूटीन है डे का वो चेंज हो जाता है। हमारे खाने पीने की आदतें, हमारे सोने का उठने का पैटर्न, ये सारी चीज़ें बदलती हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में जो है साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होने लग जाते हैं। तो ये क्या ऐसी चीज़ है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो रख रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो है, और ये डॉक्यूमेंट इस बात को मान रहा है। इसके उलट ये कहता है कि अगर इवैल्यूएशन अच्छा होगा, अगर इवैल्यूएशन को आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो वो क्या हो सकता है? दैट कुड बी ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड बेनिफिट ऑल स्टेक होल्डर्स। अगर वही इवैल्यूएशन सिस्टम जो अभी हमने पाया कि एक नेगेटिव इमेज रखता है, अगर वो सही तरीके से बने, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, तो वो एक हमारी जो अधिगम प्रक्रिया है उसका इंटीग्रल पार्ट बन सकता है, और इससे सभी को फ़ायदा हो सकता है, टीचर को, स्टूडेंट को, पेरेंट को, सोसाइटी को। तो इन दो बातों से एक चीज़ क्लियर होती है कि इवैल्यूएशन को यूज़ करना, उसको लेकर आना, उस पर बात करना या बच्चों को इवैल्यूएशन करना, उसके पीछे मकसद गलत नहीं है। मकसद ठीक है, विज़न ठीक है, ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो जो टूल है वो नेगेटिव हमें रिज़ल्ट दे रहा है। तो उस नेगेटिव रिज़ल्ट्स को हमें एफर्ट्स के द्वारा सभी टीचिंग फ्रेटर्निटी को पॉजिटिव बनाना है, ताकि सभी का वो बेनिफिट करे। तो ये तो बात हुई इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 3.11.1 की तरफ, जिसमें ये कहता है कि पर्पस क्या रहना चाहिए या असेसमेंट का पर्पस क्या है। आई एम रीडिंग फर्स्ट पॉइंट। कहते हैं पर्पस है प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन ऑल एस्पेक्ट्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। कहते हैं कि असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के सभी पहलुओं के बारे में फीडबैक दे, और जो हमारा एजुकेशन का अल्टीमेट गोल है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, उसके बारे में हमें बताए कि वो डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई, और वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सभी वो एस्पेक्ट जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस है असेसमेंट का। अब इसके उलट कहता है हो क्या रहा है? कहता है ऑन कंट्रेरी करंट स्टेट सिस्टम फेल्स टू डू इट। लेकिन गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये जो करंट सिस्टम है हमारा, इवैल्यूएशन कह लो, आप उसको असेसमेंट कह लो या एग्जामिनेशन पैटर्न कह लो, उसकी वजह से जो है हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट
नहीं मिल रहे हैं और जो ये हमारा पर्पस है फर्स्ट पॉइंट वाला वो पूरा हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अचीव हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चा या तो पढ़ाई में अच्छा है तो सोशल नहीं है, फिज़िकल डेवलपमेंट उसकी अच्छी नहीं है। अगर वो फिज़िकल डेवलपमेंट उसकी अच्छी है या स्पोर्ट्स में वो अच्छा है तो एकेडमिक्स में वो लैग कर रहा है, उसमें वो पिछड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? हमने ऐसे सिटीजन तो नहीं डेवलप करने ना जिनका एक ही एस्पेक्ट डेवलप हो। हमें तो ऐसे सिटीजन डेवलप करने हैं जिनका सभी एस्पेक्ट्स पर काम हो और सभी एस्पेक्ट सभी पहलू डेवलप हों, वो हमें चाहिए। अब हम आगे मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। कहते हैं द लिमिटेड पर्पस कुड बी अचीव इफ टीचर इज स्किलफुल। ये यहाँ कहता है कि ऑलराउंड हम असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फोकस किस पर कर रहे हैं? हम मेजरमेंट पर फोकस करते हैं, या हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स की में क्या आउटकम है उस पर फोकस करते हैं। चलो उस पर भी फोकस कर लो। खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस आप बच्चे की अगर जांच रहे हो तो वो भी तभी पूरी हो पाएगी जब टीचर स्किलफुल है। टीचर स्किलफुल किस में है? टीचर स्किलफुल अचीवमेंट टेस्ट बनाने में होना चाहिए, अचीवमेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करने में होना चाहिए, उसको इवेलुएट करने में होना चाहिए, उसको स्कोरिंग अच्छे से आनी चाहिए, उसको उस डाटा की इंटरप्रिटेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो लिमिटेड पर्पस है वो भी कब अचीव हो सकता है? जब आप और हम दोनों उस चीज़ की नॉलेज रखते हों, उस चीज़ में हम स्किलफुल हों। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ अब। फोर्थ पॉइंट कहते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ कुड बी रन इफेक्टिवली टू असेस लर्निंग। अब कहता है इसके लिए क्या करना है भाई, क्या एक्स्ट्रा करना है? कहता है एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। टीचर जो अपना रूटीन की क्लास ले रहा है, जो लेसन प्लान वो बना कर आया है डिलीवर करने के लिए, उसी में असेसमेंट को एक पार्ट बना कर चले। हालांकि ये रहता है एक रिकैप्चुलेशन के स्टेप की फॉर्म में जो लास्ट में किया जाता है होमवर्क देने से पहले, लेकिन वो खाली लेसन प्लान तक सीमित ना रहे। हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ उनको आकलित करते चलें, और जिसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्रीक्वेंट टेस्ट। और एक गलत धारणा बनी हुई है कि डेली टेस्ट लो या फ्रीक्वेंट टेस्ट होने चाहिए तभी तो इवैल्यूएशन होगा। नहीं, ये बहुत गलत है। इवैल्यूएशन या असेसमेंट दैट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस बात को आपको कभी नहीं